वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस क्या है? ये एनवायरनमेंट को स्कैन करने की एक टेक्निक है। जैसे हमने स्वोट एनालिसिस पढ़ा था, उसी तरह से पेस्टल एनालिसिस भी है। यहां पे जो पेस्टल एनालिसिस है, ये एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, मतलब इसमें वो सारे फैक्टर्स आएंगे जो हमारे बिजनेस के बाहर से हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। यहां पे देखिए, पी मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ई मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एस मतलब सोशल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं। तो अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि पेस्टल एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं। हालांकि इन सभी के बारे में आपको पता है और बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम पी के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि वो एनवायरनमेंट जिसको हमारे देश की सरकार चला रही है। ठीक है, हमारी सरकार कुछ इस तरह के काम करती है जिससे हमारा बिजनेस अफेक्ट हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, आपके रॉ मटेरियल को अफेक्ट कर रही है, आपकी सेल्स को अफेक्ट कर रही है, तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का ही पार्ट होगा। जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कई बार किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता होने की वजह से भी हमारे बिजनेस नेगेटिवली अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको नेपाल का एग्जांपल दिया था कि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है, इस वजह से वहां पर जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से रन नहीं हो पाते हैं। ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम, आपके देश में टैक्सेशन सिस्टम किस तरह का है, किस तरह की कर प्रणाली आपका देश फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। फिर पॉलिसीज मतलब जैसे आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सभी पॉलिसीज भी सरकार बनाती है। तो ये सभी भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का ही एक हिस्सा है। तो नेक्स्ट आता है हमारा ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सचेंज रेट आप सभी को पता होता है। एक्सचेंज रेट आप सभी को पता है, अपनी करेंसी की वैल्यू दूसरे करेंसी की टर्म्स में देखना एक्सचेंज रेट कहलाता है। ठीक है, अब हम मान लो अमेरिका के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं और सरकार एक्सचेंज रेट में कुछ बदलाव कर देती है, तो इससे जाहिर सी बात है हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यह भी एक इकोनॉमिकल फैक्टर है। इंटरेस्ट रेट, आपके देश में ब्याज दर क्या चल रही है। ठीक है, लोगों को लोन किस तरह से मिल रहा है, कितने रेट पर मिल रहा है, कम पे मिल रहा है कि ज्यादा पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये फैक्टर भी बहुत बड़ा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करना या कंजम्पशन करने के लिए भी इवन पैसे बोरो करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट हमारी सभी चीजों को अफेक्ट करता है और अल्टीमेटली हमारे बिजनेस को भी अफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन रेट, आपके देश में महंगाई कितनी है। ठीक है, तो महंगाई ही डिसाइड करती है ना कि आपका प्रोडक्ट कम बिकेगा कि ज्यादा बिकेगा। तो इन्फ्लेशन का लेवल क्या है आपकी कंट्री में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ, आपके देश की इकोनॉमी किस तरह की है, ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है। इनकम यानी कि लोगों की इनकम, कि आपके जो देश में लोग हैं उनकी इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम की हम यहां पे बात कर सकते हैं, हमारी पूरी नेशनल इनकम की बात कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, लेकिन हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आता है एस स्टैंड्स फॉर सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब हमारा सामाजिक वातावरण। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कुछ ऐसे सोशल फैक्टर्स जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन, कि आपके देश में पॉपुलेशन का साइज क्या है, कम है कि ज्यादा है, कि आपके प्रोडक्ट ज्यादा कम होंगे कि आपके प्रोडक्ट ज्यादा सेल होंगे कि कम सेल होंगे, या आपके देश की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन, आपके देश में कितनी एज के लोग ज्यादा हैं और कितनी एज के लोग बहुत कम हैं, तो उसी हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में नॉर्मली 40 साल के आसपास के लोग बहुत ज्यादा है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स ज्यादा पॉपुलर है जो 35 से 40 साल के लोग कंज्यूम करते हैं। लाइफस्टाइल मतलब आपके देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, लोगों का जीवन स्तर कैसा है, वो महंगी चीजें ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं या सस्ती चीजें। तो ये चीजें भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। कल्चर, आपके देश में कैसा कल्चर फॉलो होता है। हम सभी जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो अपने कल्चर के हिसाब से खरीदते हैं। जैसे हमारी संस्कृति है, जैसे हमारा कल्चर है, उसी तरह से हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। एटीट्यूड, आपके देश में लोगों का एटीट्यूड कैसा है, उनकी धारणाएं कैसी है, उनका कंसेप्शन कैसा है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स है सोशल फैक्टर्स। ठीक है ना, जैसे मान लो किसी देश में जॉइंट फैमिलीज ज्यादा है, संयुक्त परिवार ज्यादा है, और किसी देश में न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा है, एकल परिवार ज्यादा है, तो दोनों की देश में जो कंजम्पशन है उनमें काफी डिफरेंस आएगा। तो ये चीजें हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में जॉइंट फैमिलीज ज्यादा रहती हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकते हैं जो जॉइंट फैमिली को टारगेट करे।
ठीक है, आप कभी देखो किसी भी एडवर्टाइजमेंट में फैमिलीज को ही दिखाते हैं अधिकतर ऐड में। उसका रीजन यही होता है कि इंडिया में ज्यादातर जॉइंट फैमिली है, ठीक है, तो वो उनको टारगेट करने के लिए इस तरह की ऐड बनाते हैं। वहीं अगर हम विदेशों की बात करें या किसी डेवलप्ड नेशन की बात करें तो वहां पर जॉइंट फैमिली ज्यादा नहीं होती। वहां पर कैसा होता है, वहां पर न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, ठीक है, जहां पे हस्बैंड वाइफ और बच्चे बस वो रहते हैं साथ में, ठीक है, और कुछ केसेस में तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही साथ में रहते हैं, तो वो अलग तरह के प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। तो ये हमारा जो एटीट्यूड है ये भी क्या करता है, हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है टी फॉर टेक्नोलॉजिकल। यहां पर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी किस तरह की है, ठीक है, और कौन सी टेक्नोलॉजी नई मार्केट में आ गई है। तो जो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगी तो उससे हमारे पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। आपको पता होगा कि दिन प्रतिदिन नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है हर एक फील्ड में, ठीक है। आजकल जैसे सब कुछ ऑटोमेटिक जैसा होता जा रहा है, मशीनीकरण ज्यादा हो रहा है, नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट डालती है। अब देखो क्या होता है, डिपेंड करता है आपका इनोवेशन लेवल कितना है, आपकी कंपनी कैसी है, नई नई चीजें इनोवेट करती है कि नहीं करती है। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने आप को इनोवेट नहीं करेगा तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। जैसे आपको पता होगा सैमसंग फोल्डेबल फोन्स बनाता है, फोन जिनकी स्क्रीन ऐसे फोल्ड हो जाती है। अब वो फोन क्या है, एक इनोवेटिव फोन है, ठीक है, और सैमसंग उसकी काफी सेल भी कर रहा है और काफी प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर रहा है, ठीक है ना। मतलब सैमसंग दिखा रहा है कि हम टाइम से बहुत आगे चल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। दूसरा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं शोध। डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च पर कितने पैसे खर्च कर रहा है, ठीक है। कोई छोटी मोटी कंपनी तो रिसर्च पर पैसे ही नहीं खर्च कर पाती, ठीक है। अगर हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ बढ़ना है आगे, नई नई टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करनी है, तो हमें रिसर्च पर अच्छा खासा पैसा खर्च करना होगा, तभी हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ पाएंगे। अगला हमारा फैक्टर है ई फॉर एनवायरमेंटल। देखो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत ज्यादा हो गई, अब हमें एनवायरमेंट के भी कुछ फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा, ठीक है। हमें वातावरण का ध्यान रखते हुए अपने बिजनेस को चलाना है, अपने व्यापार को चलाना है, ताकि एनवायरमेंट को भी हम खराब ना करें। तो कुछ एनवायरमेंट के भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, जैसे वेदर। आपके देश में वेदर कैसा है, बार बार कौन कौन सी ऋतुएं आपके देश में आती है, कौन कौन सा मौसम आपके देश में आता है, तो ये भी क्या करता है, आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। क्लाइमेट मतलब जलवायु। जलवायु मतलब बहुत लंबे टाइम से किस तरह का क्लाइमेट चेंज आप फेस कर रहे हो, ठीक है ना। कुछ लोग वेदर और क्लाइमेट को सेम ही समझ लेते हैं, पर ये अलग अलग होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए, वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे देखो सर्दी थोड़े से टाइम के लिए आती है, गर्मी थोड़े से टाइम के लिए आती है, इस तरह से सारे के सारे वेदर हमारे पास होते हैं। क्लाइमेट होता है लंबे समय के लिए, कई सालों का एक क्लाइमेट होता है। वेदर तो 2-4 दिन का भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर बारिश आ रही है तो आप कहोगे कि हाँ ये बारिश का वेदर चल रहा है, ठीक है। क्लाइमेट होता है लंबे समय के लिए, कई सालों का जो होता है, ठीक है। उसके बाद है एनवायरमेंटल पॉलिसी। आपके देश में किस तरह की एनवायरमेंटल पॉलिसीज बनाई गई है। जैसे आपको पता होगा कि भारत में पोल्यूशन के रिगार्डिंग कई सारे एक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट बनाया हुआ है, इसके रिगार्डिंग सरकार ने कई सारे बोर्ड्स बनाए हुए हैं जो कि पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, ठीक है। उसके बाद पोल्यूशन, आपके देश में पोल्यूशन का लेवल कितना है, यह भी आपके बिजनेस को इंपैक्ट कर सकता है। तो पेस्टल एनालिसिस में लास्ट हमारा फैक्टर बचा है एल फॉर लीगल। तो यहां पर लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, आपको पता ही है कि हम किस तरह से चलते हैं, सरकार के अनुसार चलते हैं, ठीक है। सरकार जिस तरह के कानून बनाती है हमें उनको फॉलो करना होता है और फॉलो करना पड़ेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब सरकार किस तरह के कानून बना रही है, हो सकता है वो भी आपको अफेक्ट करे, ठीक है ना। आपके देश में लेजिस्लेशन प्रोसेस किस तरह का है, क्या क्या कानून आपसे संबंधित है, तो उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हो मान लो जो किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से बनते हैं और उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के बारे में सरकार ने कोई एक्ट बनाया हुआ है, तो आपको उस एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक्ट्स वही चीज है, कानून, आपने किस तरह के कानून आपके देश में बनाए हुए हैं, ठीक है। सरकार मान लो कंपनीज एक्ट में कुछ चेंज कर देती है, आपने कोई कंपनी फॉर्म की हुई है तो आपको भी वो चेंज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मान लो आपने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई हुई है और सरकार ने पार्टनरशिप एक्ट में कुछ चेंज किया है, तो आपको भी इससे फर्क पड़ सकता है, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं पेस्टल एनालिसिस। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल फैक्टर्स,
ये सभी के सभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस पे फर्क डाल सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें इन सारे फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज करना होता है ताकि इससे हमें कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। तो नेक्स्ट हमारी एनवायरनमेंट को स्कैन करने की टेक्निक है ईटीओपी एनालिसिस। ईटीओपी एनालिसिस क्या है? ये भी सिंपल एक एनवायरनमेंट को स्कैन करने की टेक्निक है। ये थोड़ी सी अलग है, ये हमें ना एनवायरनमेंट को स्कैन करने में हेल्प करती है। इसकी फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। आपको ध्यान रखना चाहिए, ये मिस्टर ग्लुएक ने दी थी, इसका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। इसका काम क्या है? इसका काम है एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना ताकि हम एनवायरनमेंट से आने वाले अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एनालाइज कर सके। बेसिकली ये एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए बनाई गई है कि आप एनवायरनमेंट का यूज करके आप पता करो कि किस किस तरह की टेक्नोलॉजी या किस किस तरह की अपॉर्चुनिटी, किस किस तरह के प्रोडक्ट्स, किस किस तरह की सर्विसेज आपको बनाने का मौका मिल सकता है। ठीक है, ईटीओपी एनालिसिस हमें बताता है कि आप एनवायरनमेंट को स्कैन करके पता करो कि आप वातावरण की मदद से कौन कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बना सकते हो। यानी कि ये हमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को मेजर करने में हेल्प करता है, लेकिन किसके? एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के, पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, ये ईटीओपी एनालिसिस हमें बताता है कि जो हमारा पर्यावरण है वो हमें कई सारे तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम किस तरह के प्रोडक्ट बनाएं। जैसे जहां पर ज्यादा गर्मी होती है तो वहां पर हम कई अलग अलग तरह की आइसक्रीम बनाकर सेल कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर ज्यादा सर्दी होती है तो वहां पर हम इस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं जो सर्दी में वहां पर सेल हो जाए। तो ये हमारे एनवायरनमेंट को स्कैन करने में हेल्प करता है ईटीओपी एनालिसिस। इसमें बस इतना ही है, ये कुछ ज्यादा नहीं है। मेन जो आपको ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म, और ये मिस्टर ग्लुएक ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी एनवायरनमेंट को स्कैन करने की टेक्निक है क्वेस्ट एनालिसिस। क्वेस्ट एनालिसिस दिया था मिस्टर बर्ट नैनुस एंड सेल्विन इंजन ने। इन दो लोगों ने मिलकर इसको बनाया था, इस एनालिसिस को। और आपको ध्यान रखना चाहिए इसके जो मेन फाउंडर है वो बर्ट नैनुस है, काफी पॉपुलर है। क्वेस्ट की फुल फॉर्म है द क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक। ये भी हमारे एनवायरनमेंट को स्कैन करने की टेक्निक है, क्विक टेक्निक है। ये कहता है कि आप अपने एनवायरनमेंट का क्विक सर्वे कीजिए कि क्या क्या चीजें आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। इसने अलग से पेस्टल या स्वोट की तरह से कुछ बताया नहीं है। ठीक है ना, ये कहता है कि आप क्विक एनालिसिस कर लो, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है आप उनके थ्रू एनालिसिस खुद से ही कर लो। ठीक है, तो ये सभी हमारी टेक्निक्स थी एनवायरनमेंट को स्कैन करने की। आई होप आपको ये सभी टेक्निक्स अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।